ठीक है। तो सिर्फ बायर्स के लिए आज का सेशन फिर से था। कल का प्राइजेक्शन देखकर जैसा कि पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ मार्केट में एक मोमेंटम होने को है और वो जल्द होगा। कल के प्राइस में देखिए, कैंडल्स को देखकर काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। कल हम लोग निफ्टी 50 देख रहे थे और निफ्टी 50 में एक अच्छा डाउन साइड था। हालांकि एक समय के बाद जब लगा कि थोड़ा सा लेट हुआ निफ्टी 50 को कैच करने में, चलिए थोड़ा सा लेट हुआ निफ्टी 50 को कैच करने में, क्योंकि इसने जो गिरावट थी वो मॉर्निंग से ही शुरुआत कर दी थी। पहली कैंडल से मैं आपको शो करूँ, और काफ़ी तेज गिरावट थी। पहली कैंडल में गैप डाउन के बाद प्राइस तेजी से डे लो ब्रेक किया, कंसोलिडेशन तुरंत नीचे की तरफ। देखिए इस समय तो बायर्स के लिए ये समझिए कि चांदी भी कम कही है तो सोना ही सोना लूटा जा रहा है। रीज़न है उसके पीछे, विक्स बाजार ऊपर जाता है तो भी हायर साइड जाता है, नीचे आता है तो भी हायर साइड जाता है, और दोनों ही कंडीशन में बहुत हायर साइड जाता है। ऐसा नहीं कि 2-3% सिर्फ विक्स। आज के टाइम पर ये कंडीशन है कि विक्स मोमेंटम में जब जाता है मार्केट ऊपर या नीचे, देखिए 3 या 4% विक्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रीमियम्स को सिर्फ सस्टेन कराया जा रहा है। सस्टेन कराने का मतलब समझ रहे हैं कि जो चीज़ 50 रुपये की है वो 50 की ही रहेगी अगर प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है, इंडेक्स में कोई मोमेंटम नहीं। लेकिन अगर विक्स 10% तक हायर जा रहा है और उसके ऊपर 12-13-14% जा रहा है, इसका मतलब है कि 50 रुपये की चीज़ 80 हो जाएगी और प्राइस 1% मूवमेंट ना करे, 1 पैसा मूवमेंट ना करे तो भी हो जाएगी। ये डिफरेंस होता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा देखिए, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन एट द मनी पकड़ के बैठता हूँ ऑप्शन बाइंग में। एटीएम पकड़ के बैठा हूँ, एक्सपायरी को 12-1 बजे के आसपास आते आते ओटीएम पकड़ने लगता हूँ। फिर एक्सपायरी, केवल एक्सपायरी सेशन ओटीएम ट्रेड करता हूँ। वही फार ओटीएम नहीं कि 500-600 पॉइंट, फिर तो कुछ मिलेगा नहीं। ओटीएम का मतलब हुआ कि ऐसा अगर 2-2.5 हो रहा है तो एट द मनी की 50% पोजीशन उठा ली और 50% पोजीशन 100 या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर की उठा ली मोमेंटम को देखते हुए। कि अगर मोमेंटम 200 पॉइंट, क्यों एट द मनी तब भी 80-90 पे मिलेगा, 70 पे मिलेगा, लेकिन 200 पॉइंट अवे या 100 पॉइंट अवे 40 रुपया 30 रुपया प्रीमियम। और मार्केट ने अगर 400 पॉइंट मूवमेंट दिया, वो 300 वाला 400 क्लोज करेगा। 30 रुपये पे जो बाई किया है वो 400 क्लोज करता है, 300 रुपये क्लोज करता है। वो एक बड़ा प्रॉफिट होता है परसेंटेज वाइज रिटर्न देखने पे। बात समझ आ रही? तो ओटीएम। लेकिन जब एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, फ्राइडे है, उस दिन क्या है और विक्स लगता है कि आज हायर जा रहा है, तो मैं आईटीएम को पकड़ता हूँ। और वो भी थोड़ा बहुत आईटीएम नहीं, 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक पकड़ लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, आईटीएम का प्रीमियम गिरेगा नहीं, वो तो क्लियर है, और बढ़ेगा भी बहुत तेज़ी से, वो भी क्लियर है। और परसेंटेज वाइज रिटर्न वो कम होगा क्योंकि डिप्लॉयड कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। 500 का स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे, 400 का प्रीमियम खरीदेंगे, वो परसेंटेज वाइज कम बढ़ता है, प्राइस वाइज बहुत बढ़ता है। उसका बेनिफिट मिलता है, पैसा उतना बन जाता है जितना किसी एक्सपायरी सेशन को बनेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जब विक्स हायर साइड जा रहा होता, क्योंकि आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में केवल इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है। जब विक्स हायर जाता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ उसी सेशन के लिए अगले सेशन में वो मेल्ट हो जाएगा। एक सेशन या 4-5 घंटे। अगर विक्स कल को 5-6%, 7-8% नीचे ट्रेड करे तो जो भी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम्स आए होंगे वो मेल्ट कर जाएंगे तुरंत के तुरंत, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। लेकिन अभी के समय वो गेन करते हैं। और सोचिए, एक 100 रुपये का एक वैल्यू है, अब 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हैं 100 पॉइंट का, अगर उसमें 20% एड ऑन किया जाए बिना किसी मूवमेंट, इंडेक्स में नहीं होगी, केवल प्रीमियम में 10% या 20% ऐड कर दिया जाए तो 20 रुपया बढ़ेगा। वहीं एक 400 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में, अगर 20% ऐड किया जाए 80 रुपया बढ़ता है, 80 पॉइंट्स। ये डिफरेंस होता है। तो ओटीएम वैल्यू का फायदा मिलता है क्योंकि वो हायर साइड बढ़ता है तेजी से, विक्स बढ़ रहा है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और गिरने का तो सवाल नहीं है। ये फायदा होता है। जैसे आज की बात करूं, निफ्टी 50 मिस हुआ, बैंक निफ्टी को कैच किया। बैंक निफ्टी 45,500 का पुट ऑप्शन, 45,500 मुझे जहाँ तक याद है
270 280 के बाद 282 83 84 एंट्री प्राइस थे। उसके बाद 400 के ऊपर की वो दोबारा से जब डिप लेने लगा वहाँ पे फिर दोबारा कंसोलिडेशन हुआ, फिर दोबारा से वो मूवमेंट मिल गया एक और 400 के बाद। दो मूवमेंट मिले, उसमें वो हाई लगा 700 के ऊपर, फिर वो 700 के ऊपर बुक होते गए सारी पोजीशंस कट गई थी 700 के ऊपर, फिर वो दोबारा से प्राइस फिर ऊपर की तरफ आ गया, तो दोबारा कोई मौका ही नहीं मिला। लॉन्ग करने का चांस नहीं था, सिर्फ डाउन साइड देख रहे थे। एक उम्मीद थी कि क्लोजिंग स्ट्रांग होगी, तो नियर बाई सपोर्ट पहुंच गए थे, जो कि हम लोगों ने बात की थी बैंक निफ्टी में कि 500 के आसपास है। 500 का जो ये जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये लास्ट है। यहाँ पे बायर अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेंगे अगर बाजार सेल हुआ तो वही उन्होंने किया आखिर में। लेकिन ये बहुत कमज़ोर कोशिश मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग के टाइम पर की है तो स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रांग है। क्लोजिंग के टाइम पे कोई मूवमेंट आता है स्ट्रांग है, तो कल के सेशन में ये बहुत क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेशन रोक सकते हैं प्राइस को। अगर जब तक इस वीकेंड तक आज का जो हाई लगा, आज का जो हाई था गैप डाउन के पहले गैप डाउन हुआ और वहाँ पे जो हाई लग गया, अब ये रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी को मान के चलिए कि 44,200 के आसपास अब रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा अच्छे से लॉन्ग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। 44,200 को निकलिए, उसके बाद कुछ लॉन्ग सोचेंगे, वो भी 200 के बाद भी 500 तक, 44,200 से 45,200 से 500 तक, वो 300 पॉइंट के रेंज में कोई हम लोग शॉर्ट अगर मिलता है ज़रूर करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि सेलर ने एग्रेसिव सेल किया है। आप लोगों ने देखा हो, चार्ट दिखाता हूँ आपको। हम लोग एम फॉर्मेशन देख रहे थे, मैंने इससे पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सारी बातें की हुई थी। पिछली क्लोजिंग में जब एम फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने कहा था क्लोजिंग चढ़कर बंद किया है, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया है, तो अगले दिन बाजार गिर नहीं सकता, कहा था आपसे। तो उस कंडीशन में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये जो लो लग गया है यहाँ पे, यहाँ पे जो लो लग गए थे ये, मैंने कहा था इसके नीचे नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन उन्होंने कंसोलिडेशन किया, नहीं आ पाया प्राइस, लेकिन वीकनेस दिखाता रहा। वहाँ पे क्लियर हुआ कि कुछ हो सकता है, तो आज प्राइस ने क्या किया, गैप डाउन, रिटेस्ट और गिरावट। तो ये एक सबसे बड़ा रिटेस्ट, ठीक है। एम पैटर्न बना था, इसका रिटेस्ट यहाँ से हुआ, उसके बाद बाजार गिर रहा है। अब यहाँ कहीं ये स्विंग हाई लगेगा, फिर गिरावट हो सकती है। इस स्विंग लो के बाद तो एग्रेसिव शॉर्ट करना ही, ध्यान रखिए। ये जो 44,500 600 का ये एक जोन है, इस स्विंग लो के नीचे प्राइस आने पे गिरावट जितनी तेज चल रही है इससे और तेज हो सकती है, ठीक है। जितनी तेज चल रही है इससे और तेज हो सकती है। जब तक ऊपर 45,200 और 45,500 के जोन नहीं निकालता है बाजार, तब तक लॉन्ग की अब कोई कंडीशन नहीं है। अब वो बाइंग का जोन नहीं है, वो अब रेजिस्टेंस का जोन है। अब वहाँ पे सेलिंग पड़ी हुई है, वहाँ पे सेलर को काटा गया है अभी के अभी, और सेलर ने बहुत ह्यूज पोजीशंस काटी होंगी बायर्स की। तो जो पोजीशंस बायर्स की काटी गई वो किसके पास है, सेलर्स के पास। पोजीशंस कन्वर्ट हो गई सेलिंग में, वहाँ पे वो पैनिक एरिया है, ठीक है। प्राइस वहाँ पे टच करे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्कैल्पिंग बहुत अच्छी होगी। और उस प्राइस को निकलता है अगर किसी भी कंडीशन में 45,200 45,500 के ऊपर निकलता है, फिर हम लोग लॉन्ग की तरफ फिर जाएंगे। अब 45,200 और 45,500 से के ऊपर, जब तक इस जोन के ऊपर, दायरे के ऊपर बाजार ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात समझिए, प्राइस में कुछ दायरा छोड़ देने का यही बेनिफिट होता है। हम लोग कल नहीं सोच रहे थे कि शॉर्ट करना है, इसके पहले नहीं सोच रहे थे शॉर्ट करना था। हम लोग क्या कह रहे थे कि अभी कोई व्यू ही नहीं ले रहे हैं, क्यों, ये 200-300 पॉइंट नॉन ट्रेडेबल जोन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जाएगा पता ही नहीं है, नीचे आएगा पता ही नहीं है। तो क्लियर होने दीजिए कि 200 के नीचे निकलेगा, इस रेंज के नीचे निकलेगा, अब इसके अंदर आएगा तो ये 375 400, यहाँ तक पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। इसी जोन को तो सेव कर रहे थे, ये बायर्स थे, इस जोन को सेव कर रहे थे। अब प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बायर्स चाहें तो अभी उनके पास मौका है, यहाँ पे भी उनकी बाइंग पड़ी हुई है, लेकिन ये लास्ट होप है। इसीलिए ये देख रहे हैं प्राइस टच करने आए, उन्होंने बहुत तेजी से बाइंग करने की कोशिश की, लेकिन सेलर बहुत एग्रेसिव था। इस मूवमेंट के बाद आप सबसे ज़्यादा कोशिश कर सकते थे। यहाँ बायर के विन प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कहा, 60 70 80% तक, अगर चाहे तो काट सकता है। अगर पैसा रखे हुए है और सेलर इतना नहीं सेल कर सकता तो चाहे तो काट सकता है, लेकिन सेलर ने सेल किया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। अब सेलर की कंडीशन 70% विन की होगी, बायर की बहुत कम रह जाएगी, 30% के आसपास। अब सेल के बारे में सोचना है, सेल ऑन राइज। अब बाई ऑन डिप से हम लोग निकल रहे हैं और सेल ऑन राइज की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आ नहीं गए हैं।
अभी भी मिडिल ऑफ द रेंज कहीं ना कहीं है। एक बस ये कंडीशन आई है कि अब अपने बाजार में लाइव मार्केट में हम लोग 7% वरीयता सेलर को देंगे जब तक बाजार दोबारा इस 500 के ऊपर ट्रेड नहीं अच्छे से करने लगता है, तब तक। सीधी सी बात है, जब तक नहीं करने लगता है। और मान लेते हैं कि इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे बस छोटी छोटी ट्रेडिंग करेंगे, कोई बड़ी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आज का बाजार रहा, छोटी छोटी ट्रेडिंग, ठीक है। बाइंग मिलता है तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, छोटी सी बाइंग कर ली, एम बन रहा है, छोटी सी शॉर्ट कर लिया, स्विंग हाई के पास से गिर रहा है, छोटा सा शॉर्ट कर लिया, स्विंग लो के पास से जा रहा है, छोटा सा लॉन्ग कर लिया, छोटे सेल के साथ, उस तरह से करेंगे। कोई एग्रेसिव मूवमेंट के लिए नहीं करेंगे। एग्रेसिव मूवमेंट ऊपर इसके ऊपर आएगा, नीचे इसके नीचे आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मार्क करके बैठना है। आज भी आपको कहा गया था, जैसे ही मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ, अच्छा गैप डाउन की आप लोगों ने कंडीशन देखी थी बैंक निफ्टी में, ओपन इक्वल टू लो बनाया था कैंडल ने। मैंने क्या बताया, अगर प्राइस स्ट्रांग है, अगर इस तरह का चलता हुआ बाजार गैप डाउन करता है तो क्या होता है, ओवेल का कैंडल बनता है और 5 मिनट के पहले 5 मिनट के हाई ब्रेक होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकलता है, वहाँ पे लॉन्ग किया जाता है। यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट था, कंपैरेटिवली सेलर बायर बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा था इस मूवमेंट के अगेंस्ट। उसके बाद आज गैप डाउन और पहला 5 मिनट का कैंडल बना, उसके हाई आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपने नेक्स्ट डोज ही बनाया, इसके लो ब्रेक डाउन कर दिए थे यहाँ पे। तभी आपको मैसेज किया गया था जब प्राइस यहाँ पे था कि डे लो मार्क कर लीजिए, प्राइस जैसे ही निकले सिर्फ शॉर्ट देखना है, सिर्फ शॉर्ट देखना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ ट्रेंड के साथ चलते जाइए, पैसा बन जाएगा, सिंपल। जब बाजार पैसा देता है ना नॉर्मल ट्रेंडिंग सेशंस में, तो इसी तरह का मुनाफा होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसका चार्ट देख रहे हैं, देखिए जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो 10 लॉट के ऊपर, तो कोशिश किया कीजिए कि एक मोबाइल भी आपके पास होगा। अगर आप देखिए 10, 12, 15 लॉट तभी आप ट्रेड कर रहे हैं जब आपके पास एक स्क्रीन भी है, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और भी कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो 2 जगह धन के डीमैट को 2 जगह लॉगिन कर लिया कीजिए, यहाँ भी लॉगिन कर लिया है, मोबाइल में भी लॉगिन कर लिया। वहाँ पे क्या करना है, इससे आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। क्या चार्ट्स यहाँ देख रहे हैं, लगातार ऑर्डर यहीं से एग्जीक्यूट होगा, सब होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, हालांकि कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो 2 स्क्रीन लगा सकते हैं। यहाँ पे गए तो 2 चार्ट्स लगा लिए, ठीक है। अब एक चार्ट पे जैसे बैंक निफ्टी को लगा के रखा है, और एक चार्ट पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 45,500 का पुट ऑप्शन आज ट्रेड करना है, शॉर्ट करने बैठे हैं, इसको ट्रेड करना है, लगा लिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको, जिस पे ये ग्रीन रहेगा उस पर एक क्लिक कर दिया तो ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लग गया स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इससे स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और थोड़ा सा हसल बढ़ जाता है आपकी स्क्रीन पे। तो मैं क्या कहता हूँ कि कभी मल्टी चार्ट, क्या आप लगाने को तो 5 चार्ट भी लगा लेंगे यहाँ पे धन के लेआउट में, जितने आप चार्ट चाहें लगा सकते हैं, जितने चार्ट चाहें। ये सारी स्क्रीन्स कितने चार्ट लगाएंगे, 5, 6, 7, 8 सारे ये विकल्प दिए गए, सब 7 तक लगा सकते हैं, 8 तक चार्ट लगा सकते हैं, लेकिन करना नहीं। और उसके तरीके भी अलग अलग हैं, सभी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 3 चार्ट इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं, इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं, जैसे 2 चार्ट इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, इस तरह से भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन का मतलब है या 2 सिस्टम ही हो, या फिर मोबाइल है आपके पास और एक सिस्टम है, तो ऑप्शंस का जो चार्ट है वो मोबाइल पे रखा कीजिए, या दूसरी स्क्रीन अगर है तो उस पर रख सकते हैं। इससे क्या है कि बिगर स्क्रीन दिखता रहेगा और वहाँ प्राइस भी दिखता रहेगा। और ऑप्शंस का चार्ट कहाँ लगाना है, ऑप्शंस का चार्ट लगाना है चार्ट IQ के चार्ट पे, ठीक है, चार्ट IQ के चार्ट पे। दोनों जगह एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए प्राइस तो वैसा ही बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन, देखिए ये ओपन प्राइस, ये देखिए यही एंट्री मैं आपको बता रहा था, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख, इसी टाइम फ्रेम पे देखिए, ये प्राइस गया यहाँ पे, ये देखिए कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, तुरंत ये हाई ब्रेक हो गया। इसी के साथ मैं कह रहा था ये 280, 85 यहीं पे एंट्रीज थी सारी। फिर ये प्राइस गया यहाँ पे, फिर ये नीचे, मैंने कहा 400 के पहले ये यहाँ पे सारी पोजीशंस कर दी, फिर इसने ये 500 के हाई निकाल दी, फिर ये मोमेंटम मिला, फिर ये प्राइस यहाँ पे कट गया सारा, ठीक है। ये क्या, ऑप्शंस का चार्ट भी देखा कीजिए, देखिए ये चार्ट आपको बैंक निफ्टी से अच्छा दिखेगा, ये लॉन्ग करने का, ये गिरावट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको मॉर्निंग में और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए निफ्टी के चार्ट में, तो इसने अपने पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई नहीं निकाले और प्राइस यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आपको देखिए कितना क्लियर डेटा मिल रहा है, प्राइस ने 5 मिनट का कैंडल बनाया, हाई निकाले, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कितना क्लियर चार्ट है लॉन्ग करने के लिए, बहुत क्लियर चार्ट है, ठीक है। तो एक तरफ डेरिवेटिव,
एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ऑप्शंस का चार्ट जब आपको बहुत क्लियर नोट पे बताए कि यहाँ से लॉन्ग हो सकता है, हाँ ट्रेड आपको कराया नहीं, आपको बताया गया कि डे लो मार्क कीजिए, उसके नीचे ट्रेंड के साथ जाइए, ठीक है। नए लोगों को आईटीएम शॉर्ट्स कराए गए थे कॉल ऑप्शन, सभी नए लोगों को आईटीएम कॉल ऑप्शन शॉर्ट कराए गए थे इन द मनी, ठीक है। अब आप लोगों को समय हुआ है, जिन लोगों को 1 डेढ़ 2 महीने हो रहे हैं, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, जिस दिन मोमेंटम आ रहा है कैच करने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जा रही हैं। देखिए ये यहाँ पर जब भी डेरिवेटिव का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे रहा है, तो उसके सही होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका एक रीज़न है, निफ्टी 50 इंडेक्स में या बैंक निफ्टी की इंडेक्स में पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बाइंग उठ रही है, खरीदारी तो असल यहाँ आ रही है, लिक्विडिटी तो यहाँ आ रही है, खरीदारी यहाँ हो रही है, स्ट्राइक प्राइस खरीदे जा रहे हैं ना, फ्यूचर्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे फ्यूचर्स जा रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस बेचे जा रहे हैं। बैंक निफ्टी तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या एक्शन होने वाला है, एक्शन से थोड़ा पहले माइनर ऑफ द टाइम स्ट्राइक प्राइस बता देते हैं इंडेक्स से पहले कि किस तरफ जाना है। इसीलिए देखिए ये बहुत क्लियर चीज़ है, पर बताता रहता हूँ आप लोगों को क्लास में कि जब भी आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो साथ में ऑप्शंस का चार्ट रखिए ज़रूर देखने के लिए, ऑप्शंस को बिल्कुल क्लियर रखिए। ऑप्शन जो भी दो ऑप्शन एट द मनी कॉल और पुट को ऐड कर लीजिए, मार्केट की कंडीशन देखिए, मन बनाइए कि कॉल साइड पुट साइड क्या ट्रेड करना है। जिधर आपको दिखता है कि नियर बाई रेजिस्टेंस पुट साइड, पुट का स्ट्राइक प्राइस उठा के बैठिए पहले से। कॉल का देख रहे हैं, कॉल देखिए पहले से। अगर देखिए कंडीशन बनती है, इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, वहाँ पे वो एक ग्रीन कैंडल बना के डोजी के लो ब्रेक कर रहा है। अब मुझे मल्टीपल डेटा बता रहा है, स्ट्राइक प्राइस बता रहा है कि डे हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बहुत छोटी छोटी कैंडल्स का, और वो बहुत छोटा रेयर धीरे से नीचे रिट्रेसमेंट कर रहा है, छोटा सा जोन बना रहा है। यहाँ भी वही दिख रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, धीरे धीरे कैंडल्स बना रही। अब जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, ये एक कैंडल मल्टी डेटा आपको कंफर्मेशन देता है एक साथ, ऑप्शंस का अलग दे रहा है, इंडेक्स का अलग दे रहा है, तो बहुत कंफर्म ट्रेड हो जाता है। इससे आपका बिलीव, बहुत भरोसा जो होता है ना ट्रेड पे, भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक जगह देख के नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, लिक्विडिटी भी देख ली है कि वो खरीदारी स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा हो रही है या नहीं, उसके बाद देख रहा हूँ ट्रैपिंग नहीं, इंडेक्स भी वही शो कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा पूरी तरह से निर्भरता है स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, इस स्काल्पर जो होता है वो इंडेक्स के भी चार्ट नहीं देखता, स्काल्पर केवल स्ट्राइक प्राइस लगा के रखता है। क्यों? उसको चाहिए 6 7 8 पॉइंट, वो तो एक रिजेक्शन पे मिलान, प्राइस टच करेगा सपोर्ट को तो 10 पॉइंट का रिजेक्शन देगा, उसको उतना ही चाहिए। उसका 2 पॉइंट का एसएल पहले से नीचे पड़ा है, वो 10 पॉइंट आया तो आया, दो गया। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को आप राइड भी करेंगे, वो राइड नहीं करेंगे स्काल्पर, उनको पता है पहले से कि जितना चाहिए उतना ही लेना है बस, ज़्यादा अगर सोचा तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, कितना बड़ा भी लॉस चला जाएगा। और पैसा 10 15 पॉइंट कमाने के लिए 2 रुपया देना, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा रखते हैं। और वो कभी 80 पर स्काल्पर कभी 80% 70% एक्यूरेसी पे भी काम नहीं कर सकता। स्काल्पर काम करता है 30% 40% एक्यूरेसी, 10 में से 3 बार टारगेट हिट, 4 बार हिट बहुत हो गया, इतना पर्याप्त है उनका बहुत पैसा कमाने के लिए। तो उनको किसी डायरेक्शनल ट्रेड से मतलब नहीं, मार्केट के ट्रेंड से मतलब नहीं, उनका स्किल है वो 2 रुपए का लॉस काटना, 2 पॉइंट का लॉस। आपकी एंट्री 2 पॉइंट ऊपर हो जाती है खरीदारी करते करते, आप क्या 2 रुपए का एसएल डालेंगे, 2 पॉइंट का एसएल, कहीं 5 पॉइंट का एसएल मैं कह दूं लेने के लिए इंडेक्स में, आप 5 रुपए ऊपर तो खरीद लेंगे स्ट्राइक प्राइस कहते कहते। स्काल्पिंग एक ऐसी आर्ट है जो सिर्फ स्वयं की जा सकती है, खुद की जा सकती है, कोई आपको करा नहीं सकता है, ठीक है। और उसमें किसी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को कैसे मार्क किया हुआ है। बात समझ आ रही? देखिए समझिए, स्काल्पर क्या है, स्काल्पर के पास सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, उसने ट्रेंड देख लिया, ठीक है, उसको पता है कि प्राइस ऊपर की तरफ है, तो वो क्या करेगा, हर डिप में नियर बाई सपोर्ट 2 रुपए का स्टॉप लॉस डालता है, 5 रुपए का ऐसा डालता है, जैसा जिसका आर्ट है। कुछ लोग 10 रुपए का डालते हैं, 10 पॉइंट्स का भी डालते हैं, जैसा जिसका आर्ट। हर नियर बाई सपोर्ट, जितना बार डिप लिया उतनी बार सपोर्ट से वो 10 पॉइंट्स ऐसा डाल रहा है, बस यही उसका आर्ट।
इसी को ट्रेड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बाजार गिराई, उनको पता है इस जोन में है, ये कैंडल आया इस जोन में, उन्होंने तुरंत इसके नीचे एसएल डाला, लॉन्ग कर दिया, बस। अब उनका ये एसएल एरिया है इतने पॉइंट्स का। अब इसके बदले उन्हें एक रिजेक्शन भी मिल गया इतना बड़ा एक कैंडल का, वो निकल गए एग्जिट। क्यों? उनको पता है बुल रन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, एक बार करेक्ट तो करेगा। अगर जो बायर स्ट्रांग है तो बायर की साइड प्राइस एक बार तो वहां पे बाइंग पड़ी होगी पेंडिंग ऑर्डर्स में, वो ले जाएगा ऊपर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शनल स्कार्पिंग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, बाइंग हो या सेलिंग, वो बस ट्रेंड को देखते हैं और फिर स्ट्राइक प्राइस सामने रखते हैं। और फिर स्ट्राइक प्राइस से उन्हें सिर्फ प्राइस से मतलब है, वो ये देखते हैं कि नियर बाई सपोर्ट कहाँ आएगा, कहाँ से प्राइस आने वाला है, कहाँ नीचे एसएल डाल दिया जाए। हर तरह से स्कैल्पर करता है ट्रेड, कोई क्लोजिंग नहीं देखता है, कोई सिर्फ उनको एक टच चाहिए। वो टच एवरेज का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। बात समझ आ गई? कल हम लोग जिस बायर का एवरेज निकाल रहे थे, आज वो बायर काटा तो प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया। बायर का औसत कटा, फिर डे लो कटे, और जो बायर की लास्ट कैंडल वो कटी, कितनी तेजी से प्राइस वहां से गिरावट करता है।